जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा के स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो जिस वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम क्या कर रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें जो है कि प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह किस टेंस का है? वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि इसमें रहा है, रही है वाक्यों के अंत में आया है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आए तो ये जान लेना कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जिस वाक्यों में आपको कब, कहाँ, क्या, क्यों आदि शब्द आए और वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आए तो ये जान लेना कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग पहचान जान चुके होंगे, तो चलिए अब हम लोग अनुवाद के नियम की तरफ चलते हैं और फिर हम देखेंगे कि वहाँ से हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर अनुवाद का नियम लिख दिया है। तो देखिए, यदि आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या आदि, वह अगर वाक्य के बीच में आए तो हम उस वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इज एम आर लिखेंगे यानी कि सहायक क्रिया, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए, जैसे क्या कुत्ते भूख रहे हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है और वह वाक्य के पहले आया है, तो हम इसकी इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया यानी कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपने अभी भी कुछ नहीं समझा है तो अभी आप उदाहरण की मदद से समझ जाएंगे। तो उदाहरण जानने से पहले आपको इसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी फार्मूले के आधार पर किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फार्मूला हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है। तो देखिए, इसमें आपका दो फार्मूला होगा, एक जो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है और दूसरा वाला क्या होगा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो। तो अगर आपको किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा तो आप इस पहले नंबर वाले फार्मूले का प्रयोग करिएगा, और अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो हम दूसरे नंबर वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अभी हम उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण भी लिख दिया है। तो चलिए अब हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो इसमें पहला नंबर वाला फार्मूला क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि तुम मुंबई कब जा रहे हो। तो अब हम इसको इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपको इसमें यह देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में है या फिर पहले है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसलिए हम इसको पहले नंबर वाले नियम व पहले नंबर वाले फार्मूला के हिसाब से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब है, तो कब है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया में हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह बहुवचन में है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो तुम है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब इसमें जा है, तो जा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। तो हमने फार्मूला में लिखाया है कि वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इसलिए यह गोइंग हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें मुंबई है तो मुंबई की इंग्लिश मुंबई ही होगी। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आप हमेशा याद रखे रहिए कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना है। तो चलिए अब हम दूसरे नंबर वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है या फिर बीच में आया है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है, तो इसलिए हम इसको दूसरे नंबर वाले फार्मूले के एवं दूसरे नंबर वाले नियम के हिसाब से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको इज, एम या फिर आर का प्रयोग करना है। तो इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें कुत्ता बहुवचन में है। अगर एक कुत्ते की बात कही होती तो यह एक वचन में होता। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट इसमें कुत्ते है तो कुत्ते है की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डॉग। तो आपको इसमें द डॉग लिख देना है। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब इसमें भौंक है तो भौंक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बार्क। और फार्मूले में हमने लिखा है कि वर्ब में हम ing जोड़ देते हैं तो इसलिए यह बार्किंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो आप कुछ मत लिखना। फिर उसके बाद आपको क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका ये अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आर द डॉग्स बार्किंग। तो चलिए अब हम 2 उदाहरण और दे देते हैं और इसका आपको वीडियो को स्टॉप करके इंग्लिश में अनुवाद करना है। फिर आप लोग ये देखना कि क्या हम सही में अनुवाद करते हैं या फिर गलत अनुवाद करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिख दिया है। तो अब आप लोग इसका इंग्लिश में अनुवाद करिए। तो चलिए अब आप लोग देखिए कि क्या हमने अनुवाद सही किया था या फिर गलत किया था। तो हमारा उदाहरण क्या था, पहला वाला कि तुम क्यों जा रहे हो। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना था कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है या फिर बीच में आया है। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है तो इसलिए हम इसको पहले वाले नियम व पहले वाले फार्मूले के हिसाब से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों है तो क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यह बहुवचन में है। फिर इसको लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट इसमें तुम है तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। और यू को लिखने के बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब इसमें क्या है, जा। तो जा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। फिर गो में हम ing लगा देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो इसलिए अब हम कुछ नहीं लिखेंगे और फिर इसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि व्हाई आर यू गोइंग। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या बोला था कि क्या बच्चा पढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना था कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है या फिर पहले आया है। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है तो इसलिए हम इसको दूसरे नंबर वाले नियम व दूसरे नंबर वाले फार्मूले के हिसाब से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इज लिखेंगे क्योंकि यह एक वचन में है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चा। तो बच्चा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चाइल्ड। फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब इसमें पढ़ है तो पढ़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड। फिर उसमें हम ing लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है तो इसलिए अब हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज द चाइल्ड रीडिंग। तो अब वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।